हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और यह चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। देखिए, सबसे पहले एक छोटे बात से आज का क्लास स्टार्ट होगा। देखिए, इससे पहले हमने एक चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और यह चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और सेकंड चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। आपको थोड़ा इन दोनों के टाइटल को थोड़ा समझना ज़रूरी है। पहला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? मोशन इन वन डायमेंशन। डायमेंशन कितने होते हैं? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। जो भी हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्टडी किया, वहाँ पर हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन पर ही स्टडी किया, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ही। यही कारण था कि पिछले चैप्टर में अक्सर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम कहा दिया जाता था और वेलोसिटी एंड स्पीड को भी सेम कह दिया जाता था, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन पर वन डायरेक्शन में सेम होते हैं। अब सेकंड का ये जो चैप्टर है, आपको लगता है कि इस चैप्टर का नाम अगर मोशन इन टू डायमेंशन अगर लिख दिया जाता तो थोड़ा स्टूडेंट को और भी अच्छा समझने में होता कि यस, हमने वन डायमेंशन पढ़ लिया, जबकि वहाँ पर वन इन स्ट्रेट लाइन लिखा गया है, जबकि मीनिंग सेम है। तो इस चैप्टर का नाम आप समझ सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, और आपको अब समझ में आएगा ये जो प्लेन है, प्लेन का क्या मतलब होता है। तो जैसे आप अपने स्क्रीन को देख रहे हैं, वह एक प्लेन है, उस प्लेन पर कोई एक चींटी उस पर मूव कर रही है, तो आप कह सकते हैं इस चींटी का जो मूवमेंट है वह किस किस एक्सिस के अलोंग है। तो इस चींटी का एक्सिस, जैसा आपकी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप समझते हैं, किसी पॉइंट पर अगर आप उसका लोकेशन आप बतलाना चाहते हैं, तो आप एक्स सपोज आपका मोबाइल अभी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग में है, प्लेन पर है, एक्स वाई के प्लेन पर है। तो जैसा कि आप इस एरो को देख पा रहे हैं, अगर इसका लोकेशन आपको बताना है तो आप कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ से देखिए, ये जो हाइट है दिस इज़ वाई एक्सिस, और इधर आप एक्स मानते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वह एक्स एक्सिस है। तो कहने का मतलब है कि हम जब किसी मोशन को टू डायमेंशन में स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग मोशन इन प्लेन करते हैं या फिर मोशन इन टू डायमेंशन भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, जब भी क्लास 11th में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको स्केलर वेक्टर पहले से दिमाग में सुनने को मिलने लगता है कि क्या है क्या है क्या है, ये सोचते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, जो कि हम लोग नीचे क्लासेस में भी कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है पढ़ने के लिए। सो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में स्टडी कर लिया है कि जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट हो सकता है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनका मैग्नीट्यूड होता है, अगर वह स्केलर है उनका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ मैग्नीट्यूड, एंड इट हैज़ नो एनी डायरेक्शन। जैसे आप लीजिए मास एग्जाम्पल पर, लेंथ, मास अगर 1 kg का दे तो 1 kg किधर जा रहा है, क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेंथ को आप राइट से लेफ्ट मेजर करिए, लेफ्ट टू राइट मेजर करिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताएगा। टाइम का भी वही बात है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी आल्सो हैविंग सेम, these are the scalar quantities which having only magnitude, no any direction. Second is vector quantities. वेक्टर क्या होता है? तो आप ओके राइट, डेफिनेशन पर आते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज़ की फिर बात कही जा रही है। हम दो तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, एक स्केलर के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और एक वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर स्टडी कर रहे हैं और उसके मैग्नीट्यूड को तो आपको मालूम रहेगा ही, प्लस उसके डायरेक्शन को भी आप समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का भी हमारे पास है, नीचे हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे एक वेक्टर है, और साथ साथ एक पोजीशन वेक्टर है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी पर तो आज नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेलरेशन फोर्स भी नहीं है। लेकिन देखिए, एक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ फोर्स का। तो फोर्स को आप वेक्टर कैसे कहेंगे? तो आप सिंपली समझिए कि सपोज मैंने अगर किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट अगर हमने फोर्स लगाया है, तो आपको समझ में आएगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वही मोशन का भी डायरेक्शन होगा। सपोज आपने अपने घर में रखे हुए किसी टेबल को इस डायरेक्शन में
पुश किया तो टेबल इसी डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगा। यस, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे यहाँ पर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को कहा दिया जाता है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू बाई टी। तो यह भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर स्पीड जो वेलोसिटीज़ हैं अगर वो इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, अगर वो डिक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। डिपेंड किस पर करता है? वेलोसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, और वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी समझ लेते हैं। आइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्लास 11th में आपको बिगिनिंग में मिलता है। ऐसा चीज़ हम लोग नीचे क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं। किसी वेक्टर को सिम्बलाइज करना है, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने स्टडी किया अभी। एक है स्केलर होता है, जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में है इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया। एक वाला पार्ट को कहा जाते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरे वाले को वेक्टर क्वांटिटीज़। अब है कि दोनों को सिंबल कुछ दिखा करके हम आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए उस एक तरीका है, और यह तरीका है कि जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखते हैं उसके सिंबल को सिंपली लिखिए और इसके ऊपर एक एरो डाल दीजिए। अब देख पा रहे हैं फोर्स की जगह पर एफ के ऊपर एरो लगाइए, मीन्स ये वेक्टर है। वेलोसिटी के ऊपर में आपने लगाया, ये सारे वेक्टर हैं। ये सारे के ऊपर में एरो लगा हुआ है, इट मीन्स वेक्टर है। प्लस अब देखिए ये सारे वेक्टर हैं, इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन भी है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए एक फोर्स है 10 न्यूटन और ये ए बी एक फोर्स है 10 न्यूटन। सपोज यहाँ ओके, तो ये जो आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, और हमने यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑलरेडी लगा रखा है। अगर आपको पूछा जाए ये जो फोर्स है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये गिवन है 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो आप कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट। अगर यहाँ पर पूछा जाए राइट हैंड साइड में, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डी टू सी, या आप कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट। फोर्स क्या है, -10 न्यूटन। देखिए एक बहुत बड़ा बात यहाँ अभी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। कई बार आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स, तो ऐसा आपको वहाँ पर मिलता है और आप गड़बड़ कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने सारे क्वांटिटीज़ हैं, उनमें देख लीजिए कौन कौन वेक्टर है। तो सपोज वहाँ पर एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी, फोर्स हो सकता है, और आपने इनमें से किसी एक को पॉजिटिव मान रखा है स्टार्टिंग में ही। प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय ही आपने बिगिनिंग में मन हुआ वेलोसिटी पहले दिखा, तो आपने इसको पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को ए से बी वाले को, तो पॉजिटिव है। और उसके बाद देखा कि उसमें फोर्स भी दिखाई पड़ रहा है, और फोर्स का जो डायरेक्शन है वह राइट टू लेफ्ट है। वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट था और वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपने पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट कहने मतलब वेस्ट टू ईस्ट को माना है पॉजिटिव, तो जो भी वेक्टर्स होंगे जो कि ईस्ट टू वेस्ट होंगे सभी को आपको नेगेटिव साइन दिखाना होगा न्यूमेरिकल में। चलिए और एक बार हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो वेलोसिटी लेफ़्ट टू राइट को हमने लिखा है +5, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। आगे ये इसके अपोजिट में, ये वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट है। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि हमने पहले से ही नेगेटिव मान लिया एक्सेलरेशन को, कि चलिए यही नेगेटिव है, तो क्या होगा, इसके अपोजिट वाला पॉजिटिव होगा। आप हर जगह देख पा रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पर यही समझना है कि एक दूसरे का रिवर्स होगा, तो एक को आप पॉजिटिव लेंगे, कभी भी मन मर्जी नहीं। जो आपने एक फिक्स किया है ये आपका एक फिक्स हो जाएगा पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद उसके कंपेयर में जो भी अपोजिट आएगा उसका साइन चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का किसी प्लेन में क्या पोजीशन है, वह कहाँ है एग्जैक्टली, इसे जानने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का हेल्प लेते हैं। इट गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज़ वाई वर्सेस एक्स एक्सिस। और सपोज एक एंट, एक चींटी है जो इस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है। अगर आपको तुरंत से उस चींटी का लोकेशन फाइंड करना है, सपोज एक शूटर है, उसको कुछ दे दिया गया कि वो एक ये पोजीशन पर आपका टारगेट है, आपको शूट करना है, और वह आदमी खड़ा है कहाँ पर है, ओ पर, और उसको एक बार में ही शूट कर देना है। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वो जानना चाहेगा कि कितने डिस्टेंस पर है, वह कितने डिस्टेंस पर है, प्लस उसका डायरेक्शन क्या है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है,
अब उसको बता दिया जाए, सपोज उसको देखने को नहीं बताया गया, उसको उस वाले को डायरेक्टली नहीं देखने के लिए दिया जा रहा है शूटर को, उसको बस पता है कि हम वाई और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम खड़े हैं। बस उसको ये बताया गया कि आप एक्स एक्सिस से 45 डिग्री लेफ्ट में वह टारगेट है जो कि सपोज वो दैट इज़ 10 मीटर पर कोई आपका टारगेट रखा हुआ है, आपको शूट करना है। तो उनको आइडिया हो जाएगा अब वो क्या करेगा, पहले एक्स एक्सिस की तरफ तो देख सकता है, वहाँ से 45 डिग्री लेफ्ट जा करके 10 मीटर के हिसाब से वो टारगेट को हिट कर लेगा। यहाँ हमने यही समझा कि किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है प्लस डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और जिसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि कोई बॉडी, जैसे वो एक चींटी की अगर हम बात करें, चींटी ने क्या किया, क्यू से पी एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम इसको स्टडी करना चाहते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम में, दैट इज़ वाई वर्सेस एक्स। इस पर हम इसके पोजीशन को समझना चाहते हैं, इसके डिस्प्लेसमेंट को। तो आपको मालूम है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अगर हम वेक्टर के टर्म्स पर जानना चाहेंगे, इसका मतलब आपको डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए कि जैसे अगर कहा जाए कि वो अभी यहाँ था, अब वह पी पॉइंट पहुँच गया, आपको आइडिया एग्जैक्ट होना चाहिए कि एक्चुअली में वो है कहाँ। अगर आपको सिर्फ ये वाई और एक्स का नॉलेज है तो क्या करना होता है, इसको समझिए। देखिए हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को आप एक लाइन से ड्रॉ करिए जो कि एक पोजीशन वेक्टर हुआ। इसे आप कहिएंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज क्यू। और एक हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, दैट इज अगर हमने यहाँ ओ लिखा होता तो ये होता ओ पी और ये हो जाता ओ क्यू। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो है पी क्यू। और देखिए इसे अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक ट्रायंगल में वेक्टर को सिंबलाइज किया जाता है। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि जब भी हम लोग किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को दिखलाते हैं तो इनिशियल टू फाइनल के तरफ हम अपने ध्यान को रखते हैं। वो हमें मालूम होना चाहिए कि इनिशियल कहाँ था और फाइनल कहाँ था। इनिशियल किसके कंपेयर में, इस ओरिजिन के कंपेयर में जो कि एक पोजीशन वेक्टर है। फाइनल भी फिर से उस पोजीशन वेक्टर के संदर्भ में हम बात करेंगे जो कि ओरिजिन के कंपेयर में है। तो इस तरह से हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस टाइम। हाउ मच, या कह सकते हैं इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन द बॉडी हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस। बॉडी क्यू में था, कितना डिस्टेंस गया, सपोज 5 मीटर। किस डायरेक्शन में गया, सपोज पहले ये था यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री पर, अब ये एक्स एक्सिस के कंपेयर में चला गया 60 डिग्री पर। अब कितना एंगल वो बढ़ा, 20 डिग्री पर ऑलरेडी था, अभी 60 चला गया, मतलब वो 40 डिग्री एंगल इनिशियल पोजीशन वेक्टर के कंपेयर में और आगे बढ़ चुका है। तो देखिए इतना आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम चल रहा है, प्लस फाइनली अभी वह किस पोजीशन पर है, किस डायरेक्शन में है, यह भी हमें मालूम चल रहा है। चलिए साथ साथ एक और छोटे टॉपिक को भी हम लोग स्टडी करेंगे। वेक्टर को और दो तरीके से हम लोग समझते हैं, दैट इज़ पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर। देखिए पोलर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा और एक्सियल वेक्टर से भी कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। सो व्हाट इज़ पोलर वेक्टर, सो इट स्टार्ट्स पॉइंट, कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए किसी वेक्टर में अगर आप देखेंगे वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आपको नज़र आएगा, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे फोर्स है, किस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है वो नज़र आ जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये सारे वेक्टर्स पोलर वेक्टर्स होंगे। और एग्जांपल्स पर अभी हम बात करते हैं, पहले एक्सियल पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो यह रिप्रेजेंट्स करता है रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है, तो आप इस डायग्राम को देखिए, कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट में, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, इसके अबाउट में ये रेड कलर रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो कह रहा है कि जहाँ पर भी आप देखें कि वेक्टर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सिस यह एक एक्सियल वेक्टर है जो आपको आसानी से समझने में होगा। तो इट रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कहता है कि कोई वेक्टर अगर रोटेट कर रहा है तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये कहता है कि यहाँ पर ये बात को क्लियर
किया गया है, एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देखिए इस एक्सिस का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, नॉर्थ की तरफ है। और इस यही इस सर ये जो रोटेशनल सर्कल आप देख पा रहे हैं, इसका जो एक्सिस है वह या ग्रीन कलर वाला लाइन है, और इसका डायरेक्शन किधर है, आप ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं। अब है कि हमने ये जो एरो लगाया है, सपोज कई बार आपको एरो नहीं भी मालूम है, आपको मालूम है ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तब आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे है या ऊपर है? उसके लिए है राइट हैंड स्क्रू रूल। बहुत आसान है, आपने नीचे क्लासेस में भी पढ़ा है राइट हैंड स्क्रू रूल। आपने क्रॉस प्रोडक्ट, अभी आप पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, आगे चल करके फिर से वहीं वहाँ पर ये सब मिलेगा। तो राइट हैंड क्या होता है, अपन अपने राइट हैंड को कहीं पर भी रखिए, कॉपी पर, वॉल पर, पेज पर, और उसको उसे आप रोटेट करिए। जैसे आप किसी स्क्रू को आप वॉल में पुश करना चाहते हैं, लकड़ी में, कहीं पर भी, तो आप कैसे घुमाते हैं उसे, आप घुमाइए, उसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो थंब है वह किस ओर जाना चाह रहा है। आप एक बालू में ट्राई करिए, फिंगर को रखिए अपने थंब को और क्लॉकवाइज घुमाइए, तो देखिए आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो वही उसका डायरेक्शन होगा। आप इस पर वॉच करिए, अपने थंब को ऊपर की तरफ रखिए और इस आपका जो बाकी सब फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में घुमाइए, तो थंब इस डायरेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। थंब जिधर होगा वही उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। किस वेक्टर का? तो एक्सियल वेक्टर का। ये जितने सारे एक्सियल वेक्टर हैं सभी में आपका राइट हैंड स्क्रू रूल ही लागू होगा। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर एंड यस, आप जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आपका फिंगर हो जा रहा है, और जो डायरेक्शन है एक्सियल वेक्टर्स का वो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ। और जब आप थंब ऊपर करके घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन मिलता है। तो इस तरह से हम लोग पोलर वेक्टर को समझते हैं, एक्सियल वेक्टर को समझते हैं। और पोलर वेक्टर पर जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। कैसे समझ जाए यहाँ पर? तो देखिए जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट तो है ही है डिस्प्लेसमेंट के पास, वेलोसिटी में भी, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड करता है, ऑलरेडी इसके पास है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो सभी जगह में आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है, फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन मिल रहा है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, सभी में स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह के वेक्टर को कहेंगे पोलर वेक्टर। और ये सारे वेक्टर रोटेट नहीं करेंगे, बहुत आसान है। जो भी आपको रोटेशन वाला वेक्टर आपको नज़र आएगा, जैसे एग्जांपल को हम लोग स्टडी करते हैं अंत पर, दीज आर एंगुलर वेलोसिटी। कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, कितना एंगल पर सेकेंड सबटेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। एंड टॉर्क, टॉर्क के बारे में आपने स्टडी नहीं किया, रोटेशनल मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में तो आपको समझ में आएगा। दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी पढ़ेंगे जस्ट टॉर्क के बाद ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इन सारे केसेस में आप याद रखिए अभी से ही कि यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट होता है, बॉडी रोटेट कर रहा होता है एक्सिस के अबाउट में, और एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगा हर हमेशा। आपको सेपरेटली इन पर बार बार ये बताया जाएगा कि इनका जो डायरेक्शन है राइट हैंड स्क्रू रूल के आधार पर आपको फाइंड होता है। लेकिन आप अभी से याद रखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सारे एक्सेल वेक्टर हैं।